नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी 19 जनवरी को जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें राजस्थान के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो वो कौन कौन से राजस्थान के क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि अभी जैसे आपका रीट का एग्जाम है, चाहे पटवार का एग्जाम हो, आपके भी राजस्थान जी के सिलेबस में है। तो अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से आते हैं। और हर पेपर में जैसे मैं कहता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने जिंदगी में पहली बार पढ़े होंगे। वो सभी ने पहली बार पढ़े हैं, सामान्य रूप से वो नॉर्मल किताबों से नहीं आते। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आते ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी है, इस पेपर में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, वो आपको नॉर्मली किसी बुक में नहीं मिलेंगे। बाकी का जो पेपर है, 95% पेपर वही है जो आपने आज तक पढ़ा है। और जो राजस्थान जीके का कोर्स मैंने चलाया था इतने लंबे टाइम से, जो चल रहा है ए पर, उसमें से 50 में से कम 41-42 क्वेश्चन जो है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो आपके इसमें से आए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो पढ़ाते हैं उसमें से आता भी है। तो अब इसमें आप देखिएगा कि आपके कितने सही हैं, 50 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा इस पेपर को देख के। और थोड़ा सा देखिए, बोलने में आवाज आपको मेरी हो सकता है सही ना लगे, गला आज जो है थोड़ा थोड़ा खराब ज्यादा है। तो थोड़ी सी आवाज सही नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं बोल रहा हूं आपकी समझ में तो आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो कौन सा होगा इसमें, 1587, 88, 89 और 85। तो ये मानसिंह कौन सा है, वही जो जयपुर का था, आमेर का मानसिंह। तो कब नियुक्त किया गया था बिहार का सूबेदार उसे। अब ये नोट्स में जब मैंने आपको सारा पढ़ाया है, राजस्थान का इतिहास सब समझाया है, तो उसमें आपको मैंने बताया था। ये देखिएगा, ये नोट्स में आपको सारा समझाया लिखाया था। ये मानसिंह वाले नोट्स हैं, जो ए पर नोट्स हैं, आपको मिल जाएंगे कोर्स के अंदर ही सब हैं ये। मानसिंह 1581 से 87 तक कहाँ रहा, काबुल रहा। 1587 आगे डैश करके मैंने लिखा था बिहार बुला लिया, बिहार बुला लिया गया। तो ये सारा वीडियो में समझाया था कि क्यों इसको बिहार बुलाया गया था। कई कारण थे वहां, कहीं ना कहीं जो अकबर है उसको यह महसूस होने लगा था कि मान सिंह कहीं अकबर के खिलाफ ही विद्रोह ना कर दे, क्योंकि मान सिंह की जो है इस तरफ काबुल की तरफ वहां के लोगों पर अच्छी जो है वो पकड़ हो रही थी, इसी का सब कुछ नाम चल रहा था। तो अकबर के मन में कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होने लग गया था, संशय होने लग गया था। और भी कई कारण है, ये तो इतिहास में जब पढ़ाया है तो पूरा एकदम सारे पत्ते खोल के रख दिए वहां पे। तो 1587 में मान सिंह को वापस बिहार बुलाया जाता है। तो गिद्धौर के राजा पूर्णमल को पराजित किया, ये आगे है। फिर 90 के बाद उड़ीसा के कतलू खां और उसके पुत्र नासिर खां को पराजित किया। तो ये वाली लाइन है आपके लिए 1587। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा 1587 में। दूसरा है, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके शासकों से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ये क्वेश्चन है। और देखिएगा अभी जो रीट और पटवार के विद्यार्थी जो हैं, क्योंकि इनके आगे एग्जाम होने हैं, तो बहुत अच्छे से आप देखिएगा, ये सब कुछ आपके सिलेबस में, ये पूरे पूरे 50 क्वेश्चन आपके सिलेबस में है। तो क्या होगा इसका, अब इसको मिलान करना है कौन से शासक के समय। बड़ा ही प्यारा से क्वेश्चन है, मुआनोत नैणसी। तो ये कहां से आ जाएगा, जोधपुर में, किससे, जसवंत सिंह। तो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड। अब बाकी के अंदर कोई ए में किसी में थर्ड, दूसरे में है ही नहीं, और आप 100% श्योर हो कि ए का थर्ड है, तो फिर इसका थर्ड, ये वाला तीसरा उत्तर हो जाएगा। अब बाकी आगे आप मिलान कर लीजिए, बी का फर्स्ट, तो नरसेन जो है ये मालदेव के समय। सी अत्रि, अत्रि राणा कुंभा के समय, वो अत्रि महेश के नाम आते हैं जो। और जेता मुनि, मुनि जेता, तो ये हैं राय सिंह के समय। तो ये हो गया। अब अगर आपको पहला भी आता है ये वाला, तो आपको ज्यादा कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड है, बाकी के अंदर अलग अलग हैं। तो इसका थर्ड हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित की गई थी। अच्छा क्वेश्चन था, कहां स्थापित किया गया था इस प्रिंटिंग प्रेस को। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के समय की बात है। तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर। देखिए, अंग्रेजों के समय, आपको मैं थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूं, या आप कह सकते हो कि एक अंदाज आप लगा सकते हो। अंग्रेजों के समय जब, और यहां जैसे महर्षि जो है ये दयानंद सरस्वती, और भी कई विद्वानों के नाम आते हैं। अब चाहे विजय सिंह पति को, इस समय की जो हम बात करें,
कोई भी चीज अगर उस समय कहीं से पत्र पत्रिकाएं ज्यादातर जो निकाली गई, कोई प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की गई, या जैसे कहीं किसी पर भी कोई आपत्ति आई किसी हमारे यहाँ के नेता पर, जैसे माणिक्यलाल वर्मा जी हैं और भी बहुत सारे नेता हैं हमारे, जयनारायण व्यास जी, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो कौन सा स्थान है जहां वो जा सकते थे? वो था अजमेर। ये थोड़ा सा एक हिंट है इन चीजों में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस करने की जो ये इजाजत है ये कोई भी रियासत अपने यहां नहीं देगा किसी को, क्योंकि वो जानते हैं कि जो क्रांतिकारी हैं वो इस प्रिंटिंग प्रेस का इस्तेमाल जो किस रूप में करेंगे, दूसरे जो लोग हैं उनमें क्रांति की भावना जगाने में। और चूंकि अजमेर था तो वहां कौन बैठता था? एजी, एजी जी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और अजमेर था भी क्या? चीफ सिप, केंद्र शासित प्रदेश। तो अगर किसी को ये नहीं भी पड़ा हुआ हो तो भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में रिस्क लिया जा सकता है कि ये प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित होगी, तो अजमेर होगा इसका। ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो है ये कल्चर से संबंधित है। राई नृत्य कहाँ का है, किस जाति का है? तो आप देख लीजिए, आपको दो चार भी पढ़े हो आप कर देंगे। मांडल नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। अब आप अगर इस एक के अंदर भी 100% श्योर हो तो बी का फोर्थ देखिए, केवल एक ऑप्शन है जिसमें बी में फोर्थ है, और अगर आप इसमें 100% श्योर हो तो इसका उत्तर सेकंड हो जाएगा। अब बाकी मिलाते रहो। सी है चरी नृत्य, गुजर जाति की महिलाएं जो है चरी नृत्य करती हैं। और तेरा ताली कामड़ जाति की महिलाएं। और इसके अलावा राई नृत्य, तो ये हो जाएगा भील जाति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। तो ये सब आर्ट कल्चर में आपके नोट्स में लिखा हुआ है, सारा टोटल ये सब लिखा है मैंने। याद करवाने की जो है शॉर्ट टिक तक आपको बताई है। जैसे ग्रासीय जनजाति की बताई थी ना गीत की तरह, मांदर वालर गोर लूर कूद जवारा मोरिया, वो सब किसके थे नृत्य? ग्रासीय जनजाति के। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है डटकी, थाली, खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? तो भाषा साहित्य का जो आर्ट कल्चर के अंदर मैंने ऐप में सबसे पहला जो पढ़ाया था कल्चर में, वो सबसे पहला कौन सा टॉपिक था? भाषा और साहित्य वाला ही टॉपिक था। और ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसका सही उत्तर है मारवाड़ी, बी हो जाएगा। और ये जो डटकीर, थालीर, खेराड़ीर, ये सब किसकी जो है वो बोलियां मान जाती है? मारवाड़ी की। तो दूसरा हो जाएगा। राजस्थानी कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो सूर्यमल मिश्रण को, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ संगीतज्ञ है एक तरफ है रचना। तो चांद खा, इन्होंने कौन सा जो इनकी रचना है, इनकी रचना का नाम है स्वर सागर। और पुंडरीक विठल, इनकी रसमंजरी। देवर्षि भट्ट, संगीत सार। और द्वारका नाथ, राग चंद्रिका। तो ये होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? तो मोती बेगम जो है ये किससे संबंधित थी? इसका उत्तर सेकंड होगा, राजपूत गजट। ये वाला हो जाएगा, राजपूत गजट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ मेले हैं दूसरी तरफ माह है, तो आपको मिलान करना है कि कौन सा जो है वो कब का है। तो आपके सामने मिलान कीजिएगा। पुष्कर, जिणमाता, भृतहरि, डिग्गी, चैत्र, भाद्रपद, कार्तिक और श्रावण। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कब कौन सा जो है मेला कब भरता है, किस माह में। तो आप देखिए इसको। तो पुष्कर वाला देखिए, सबसे पहला ये इतना लोकप्रिय है कि पुष्कर का जो है वो कब है? कार्तिक मास में। स्नान के विशेष महत्व है, ये सब आपको मैंने पढ़ा रखा है। पुष्कर का हो जाएगा श्रावण। ए का ये, सॉरी श्रावण नहीं, कार्तिक, कार्तिक मास बोल रहा हूं मैं, जबान से निकल गया। पुष्कर का कार्तिक मास, और कार्तिक का स्नान जो है वो विशेष महत्व है कार्तिक मास का। तो अब ए का जो थर्ड है, इसमें देख लीजिए केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है पहला जिसमें ए का थर्ड है, बाकी सब में अलग अलग है। तो 100% यही है भाई। पुष्कर में जब आप श्योर हो कि कार्तिक मास में मेला भरता है, यहाँ पे स्नान का विशेष महत्व है, तो आप बाकी मिलान कर लीजिए। बी का फर्स्ट, जिण माता का चैत्र मास में, भरतहरि का सेकंड भाद्रपद में, और डिग्गी जी का श्रावण मास में। तो
हो गया ये, इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? हालांकि पूरा नाम ये श्रावक ऐसे है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये पूरा नाम है, ये नोट्स में मैंने आपको सब लिखा रखा है। किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ शैली से संबंधित है। ये सब चीजें मैंने आपको नोट्स में लिखा रखी हैं। ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एक तरफ शैली या उपशैली और एक तरफ चित्रकार के नाम, तो आपको मिलान करना है। तिजारा, अलवर, जयपुर, किशनगढ़, बलदेव, गुलाम अली, साहिब राय, मोहम्मद शाह, नंदराम, जमुना दास, मूलराज और भीखचंद। तो मिलान करना है कि कौन सा किसका है। तिजारा कहाँ पड़ता है? ये भी अलवर में है। और अलवर के जो महाराजा थे उस समय जय सिंह, तो उनके समय अलवर में तिजारा दंगे के नाम से ये भड़के, तिजारा दंगे के नाम से भी वहां ये चीज जो है उसका नाम जाना जाता है। अलवर में है तिजारा। तो बताइए इसका क्या होगा। अब देखिए इसमें कुछ नाम इसमें इतने लोकप्रिय हैं कि वो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए ये कई नाम आपको हो सकता है आपने जिंदगी में पहली बार सुने हो, लेकिन साहिब राव और मोहम्मद शाह, जब आप जयपुर शैली पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा नाम आता है इनका, साहिब राम का और मोहम्मद शाह का। तो सी का सेकंड हो गया। इधर देख लीजिए, सी का सेकंड, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सी का सेकंड है और वो है फर्स्ट। बाकी सबके अंदर उत्तर जो है वो अलग अलग हैं। तो पूरे चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो कि बिल्कुल सरल है वो आपको आता है। अब बाकी अपने आप ही मिल जाएंगे जब आप इसमें श्योर हो तो। फिर ए का थर्ड कर लो, तिजारा का ये हो जाएगा नंदराम वाला। फिर बी का फर्स्ट कर लो, ये अलवर, बलदेव और गुलाम अली, ये नाम भी काफी लोकप्रिय हैं। सी का जयपुर वाले का हो ही गया साहिब राम और ये साहिब राय और मोहम्मद शाह। और किशनगढ़ जो है तो इसका हो गया मूलराज और भीखचंद। तो इसका सही उत्तर फर्स्ट हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? चित्तौड़, उदयपुर, अजमेर और भीलवाड़ा। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं मानता हूं मैं इसको, बहुत बारीकी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका सही? सही उत्तर है इसका अजमेर। और ये चीज मैंने नोट्स में भी लिखवाई थी। ये देखिएगा मेवाड़ प्रजामंडल, और मेवाड़ प्रजामंडल स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा, महामंत्री 24 अप्रैल 1938 को, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष ये 11 मई को मेवाड़ सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। भाई 24 अप्रैल 1938 को तो बना ही है, 11 मई को यानी 24 के 11 कितने दिन में आ गया? आगे 6 दिन वो और 11-12 दिन वो, 18-19 दिन बाद में तो इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और वर्मा जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। अब कार्यस्थली क्या? अजमेर। ये पूछा है उसने, अब कार्यस्थली का। तो मतलब कितनी बारीकी से पूछा गया कि उसने सामान्यतया नॉर्मली इसको नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैंने पढ़ाया था तो मुझे लगा कि ये पूछ सकता है कभी भविष्य में कि भाई वहां से जब स्थगित कर दिया, एक बार निष्कासित कर दिया, तो अपनी कार्यस्थली बनाएंगे किसको? अजमेर बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया उसने, तो सही उत्तर होगा अजमेर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा अजमेर, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए जो है राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? रूपाजी, और ये रूपाजी धाकड़ ही थे। ये बै लिख दिया होगा, यहाँ भी मिस प्रिंट है ये। रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, नानक जी भील और बाल मुकुंद पिलवा। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? झंडा गीत गाते हुए शहीद कौन हुए थे? नानक जी भील। और माणिक्यलाल वर्मा जी हैं, उन्होंने इनकी याद में अर्जी गीत लिखा था, एक अर्जी इन्हीं की याद में लिखा था, नानक जी भील। तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, हर गाइड में मिलेगा। मैंने भी आपको नोट्स में लिखाया ही है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको सब जगह मिलते हैं। तो नानक जी भील होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजय मानता है? तो इस पर हमने वीडियो में जब पढ़ाया था, आपको चर्चा की थी, उस समय बताया था। राज प्रशस्ति, तो ये किसके समय की है? राणा राज सिंह के समय की। किसने लिखी थी? रणछोड़ बड़ तेलंग, उनके द्वारा।
राज प्रकाश में भी है, जगदीश मंदिर पसती में भी है, सारे ही सही है। इन सब के अंदर किसको विजित बताया गया है हल्दी घाटी के युद्ध में? महाराणा प्रताप को। तो सही उत्तर होगा ये सभी। तो फोर्थ हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है कि महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहां हुई। देखिए मान सिंह से जुड़ा हुआ ये दूसरा क्वेश्चन है। अब मृत्यु कहां हुई थी, ये नोट्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से लिखाया था, एलिचपुर में। और समझाते टाइम वीडियो के माध्यम से ये बताए थे कि एलिचपुर है कहां पर? महाराष्ट्र में। अब इन्होंने क्या किया, सीधे स्टेट का नाम दे दिया कि कौन से स्थान पर, तो महाराष्ट्र, और वैसे एलिचपुर। तो फोर्थ सही हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आपको लिखा रखा है नोट्स में, 1614 में एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। और जब समझाया था वीडियो में तब उसमें यह बताया था कि एलिचपुर है कहां पे? महाराष्ट्र में। तो साथ में यह भी कहा था ध्यान रखना, वो कभी पूछ सकता है आपसे, नाम भी पूछ सकता है और कभी सीधा ये भी दे दे। तो 1614 में मृत्यु हुई थी मानसिंह की। नेक्स्ट है, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये छत्र कुंवरी की है, आप ध्यान में रखिएगा, छत्र कुंवरी। प्रेम विनोद। नेक्स्ट आता है, 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो जोधपुर की बात कर रहा है। और 1818 की संधि के पश्चात, तो उस समय कौन था वहां का राजा? था कौन? मानसिंह था, महाराजा मानसिंह। ये वही मानसिंह है जो ये मेवाड़ के राणा भीम सिंह की बेटी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर के और जयपुर के साथ में युद्ध करता है। लास्ट में कृष्णा कुमारी को जहर जो है वो दे दिया गया था। ये वही मानसिंह है उस समय। तो इसी मानसिंह के समय जो है वो नाथों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इनके लिए महामंदिर की स्थापना भी करवाई थी। किसने? मानसिंह ने। बांकीदास कवि जो था, बांकीदास, वो भी इसी मानसिंह के समय। एक बार बड़ा जोरदार किस्सा है कि बांकीदास जी की जो बग्गी है वो सामने से आ रही थी और इस तरफ से जो इस महाराजा मान सिंह की रानी थी उनकी बग्गी जा रही थी। तो आमने सामने जब बग्गी आ गई तो जो महारानी थी उन्होंने ये कहा इनको कि भाई तुम्हारी बग्गी है ना वो पीछे ले, क्योंकि उस टाइम वो रास्ता वहीं संकड़ा था, वो एक जने को पीछे होना पड़ता। तो बांकीदास जी पीछे हुए नहीं तो इस बात से महारानी नाराज हो गई और उन्होंने आकर के मान सिंह को कहा कि आप इसको फांसी दो, बांकीदास को, आपने इसको सिर पर चढ़ा रखा है। मेरा बात ही नहीं मानी उसने। तो मान सिंह ने रानी को यह कहा कि रानी तुम्हारे जैसी रानियां मुझे बहुत मिलेगी लेकिन बांकीदास जैसा कभी मुझे दोबारा नहीं मिलेगा। तो आप इनका महत्व देख लीजिए, इनका बांकीदास जी का महत्व क्या था इस समय। तो इसका सही उत्तर जो है वो मान सिंह है। ये बाद में कुछ समय के बाद में 39-40 के आसपास आते आते पूरी तरह से ये सत्ता जो है वो एक तरह से सन्यासी ले लेते हैं, क्योंकि जो इनकी शक्तियां, पावर सब एक तरह से अंग्रेजों को ट्रांसफर हो चुकी थी। तो इसका सही उत्तर है वो फोर्थ होगा, महाराजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीड़ितों का पंचड़ा नामक गीत। आज गला खराब ज्यादा ही हो रहा है, नाक पूरी जाम हो चुकी है तो थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आएगी। पीड़ितों का पंचड़ा नामक गीत किसकी रचना है? ये क्वेश्चन जो है ये आपको आसानी से तो छोड़िए, मुश्किल से भी मुश्किल में भी नहीं मिलेगा। ये किसी भी ऑथेंटिक पुस्तक में ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, गाइड में तो मिलेगा ही नहीं, ऑथेंटिक पुस्तकों में भी बहुत छानने के बाद में ये चीज आपको मिलेगी। तो पंचड़ा गीत था वो तो माणिक्यलाल वर्मा जी का है, वो पंचड़ा तो अलग है। ये पीड़ितों का पंचड़ा ये किसका है? यहां सही उत्तर होगा जयनारायण व्यास। ये ध्यान में रखिएगा, इसका फर्स्ट आएगा। और जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको दूर दूर तक हवा ही ना लग रही हो, उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देना चाहिए, नहीं तो वो क्वेश्चन आपका माइनस करवा देगा। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था, जयनारायण व्यास इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अशोक परमार। ये आप ध्यान में रखिएगा। जो राणा सांगा थे उनकी युद्ध में सहायता की थी, तो उस तौर पर इनको जो है ये यहाँ का बिजोलिया ठिकाना दिया गया था, अशोक परमार को।
नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो सही उत्तर जो है इसका क्या हो जाएगा? तरुण राजस्थान। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, नोट्स में सब आपके लिखा हुआ है। नवीन राजस्थान जो है ये चूंकि बंद करवा दिया गया है इसको अजमेर में, तो फिर इसकी जगह कौन सा समाचार पत्र किस नाम से निकला था? तरुण राजस्थान, यही समाचार पत्र था, अब तरुण राजस्थान नाम से निकालना शुरू कर दिया। सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम है, यानी सबसे पहले कौन सी जुड़ी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। तो अब आप देख लीजिए आपके सामने है, तो सबसे पहले कौन सी है? टोंक की जुड़ी थी सबसे पहले भाई, पहले मत्स्य संघ आता है, उसके बाद में दूसरा चरण जो है उसमें ये टोंक आ जाएगा दूसरे चरण में, तीसरे में उदयपुर आ जाएगा, और चौथे चरण में ये जैसलमेर आ जाएगा, पांचवें के अंदर मत्स्य को ही मिलाया गया था, और छठा जो है उसमें वो आबू देलवाड़ा को छोड़ के जो है सिरोही का विलय किया गया था। सातवां चरण जो था उसमें आबू देलवाड़ा भी मिले, अजमेर भी मिला था। तो इसी क्रम में है, तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। तो इसका सही उत्तर देखिए, सबसे पहले सायरा ही है, क्योंकि बिलाली तो बहुत छोटी है इनसे, तो सायरा की तो लगभग 900 मीटर के आसपास है। तो सबसे पहले कौन सी है? सायरा, और उससे कम डोरा पर्वत, उससे कम फिर ये नाग पहाड़, और उससे कम बिलाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, और मैंने आपको नोट्स में सबकी ये लंबाइयां लिखाई है, कौन से कितना क्या है। तो इनमें सबसे छोटा बिलाली वाला है, अलवर में है बिलाली, तो ए हो जाएगा। अब रोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ नदी, एक तरफ सहायक नदी, तो बनास की कोठारी, लूनी की सागी, काली सिंध की आहू और माही की बाकल, यही नहीं है, फोर्थ होगा इसका, क्योंकि वाकल किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। बाकी तीनों बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से ये नहीं का पूछ रहा है, तो फोर्थ हो जाएगा माही वाला। नेक्स्ट जो है झीलों वाला है, ये सब आपको मैंने वीडियो में नोट्स में पढ़ा चुका हूं सारा। ये एक तरफ झीलें एक तरफ झील, तो अजमेर का कौन सा है? फाय सागर। ए का थर्ड, अब यहाँ ए का थर्ड दूसरे ऑप्शन में भी है, तीसरे में भी है, फोर्थ फोर्थ भी सेम है, यानी बी का डूंगरपुर का गैप सागर, तो फोर्थ फोर्थ भी सेम है। अब है सी और डी में, तो अभी तक तो दूसरा तीसरा दोनों ही चल रहे हैं। अब और देखिएगा, बुद्ध झील ये कहां पर है? जैसलमेर में। डी का सेकंड, डी का सेकंड ये हो गया, तो हो गया क्लियर। सी का फर्स्ट, जोधपुर का प्रताप सागर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकंड। 3 4 1 2, तो हो गया ये आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते? ये सब आपको पढ़ा चुके हैं, सही उत्तर हो जाएगा कोटा, बाकी पाए जाते हैं, तो कोटा होगा इसका। आप जब उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पढ़ते हो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो उसमें वहां आपको ये पढ़ा रखा है। कोपेन के वर्गीकरण के, कोपेन के 2 3 क्वेश्चन है इस पेपर में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो ये राजस्थान है, AW आपको बिल्कुल इस तरफ मिलेगी, यहाँ इस वाले क्षेत्र में, दक्षिण और दक्षिण पूर्व वाले में। तो AW में कौन सा है? यही है बांसवाड़ा झालावाड़, तो ये बी हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही बी है। ये देखिए नोट्स में AW वाला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो ये आ गया इसमें एक झालावाड़ और बांसवाड़ा, तो ये हो गए दोनों ऑप्शन इसमें से। और ये BSSW वाला ये भी आपके आगे है, ये वाला भी क्वेश्चन है। तो कोपेन के वर्गीकरण में से उसने लगातार 2 पॉइंट से 2 क्वेश्चन पूछे हैं आपके, उसमें हम देखेंगे, उसमें झुंझुनू या बाड़मेर करके कुछ ऐसे उत्तर दे रखा है, तो वो भी आपके क्वेश्चन आएगा, तो यही देख लीजिए BSSW, तो इसका बी हो जाएगा बांसवाड़ा और झालावाड़। मुकुंदरा की पहाड़ियां किसका भाग है? तो किसका है? हाड़ौती पठार का ही भाग है मुकुंदरा की पहाड़ियां, थर्ड हो जाएगा इसका सही, हाड़ौती पठार।
नेक्स्ट सुमेलित कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से सारा पढ़ा रखा है, नोट्स में सब लिख रखा है आपके। इसमें सुमेलित नहीं है, माही नदी का ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि खमनोर की पहाड़ियां तो हमारे यहाँ पे है, राजस्थान में। तो फिर ये माही नदी तो मध्य प्रदेश से आती है, तो ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया ये तो फोर्थ वाला हो जाएगा, जो कि नहीं है, बाकी तीनों बिल्कुल सही है, तो इसका सही उत्तर है फोर्थ। तो क्या होगा इसका? 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा पाली, ये फर्स्ट हो जाएगा, पाली वाला, पाली होगा इसका। नेक्स्ट है, 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या में सर्वाधिक दशकीय परिवर्तन अंकित किया गया? तो अनुसूचित जनजाति एसटी के जनसंख्या में सर्वाधिक 10 के परिवर्तन किस में अंकित किया गया? तो ये आपको बताना है इसमें। तो सही उत्तर होगा इसका डूंगरपुर, फोर्थ हो जाएगा डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनसंख्या से संबंधित है। 2011 में कोटा जिले में 76.6% साक्षरता अंकित की गई। 2011 में जालौर जिले की महिला ने साक्षरता न्यूनतम रही। बीकानेर जिले ने 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया, ये गलत हो गया, और डी भी इसका सही है। ए बी और डी, ए बी और डी, ये थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए बी और डी ये वाला हो जाएगा इसका, क्योंकि सर्वा जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ अंकित किया गया था? जैसलमेर में 17, तो इसलिए ये वाला गलत है, तो इसका थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से जिलों का कौन सा युगम जल भराव की समस्या से अधिक प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नॉर्मली हर जगह मिल जाएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़, तो इसका फर्स्ट सही होगा। सेम की समस्या के कारण वो भूमि जो है बहुत ज्यादा खराब हो रही है, दलदली बंजर टाइप इस तरह की भूमि जिसमें लवणों की मात्रा बढ़ रही है। तो कई कारण है उसके, क्यों है कैसे, आपको पूरा मैंने समझा रखा है पहले, गंगानगर और हनुमानगढ़। नेक्स्ट है, सुरा घाट और शिवपुर घाट स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैंने नोट्स में लिखा हुआ है। तो क्या होगा इसका? ये देखिए, जो मध्य अरावली है, आपको मैंने पढ़ाया था नोट्स में, तो मध्य अरावली के अंदर ये लिखा हुआ है, ये देखिएगा, ये रहा, ये देखिए। तो कौन कौन से मध्य अरावली में कौन कौन से आते हैं? शिवपुर घाट और सुरा घाट, ये दोनों लिखे थे इसमें, और ये देखिए ये वाला हो जाएगा आपका। तो क्या होगा इसका? सी थर्ड हो जाएगा, मध्य अरावली, ये देखिएगा ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये भी मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा है, एज इट इज यही लिखा है, रंगाई और छपाई उद्योग, इनके कारण जो है ये लूणी नदी का पानी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, तो रंगाई और छपाई उद्योग। नेक्स्ट है, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? तो अभी आसपास गाने चलने कहीं शुरू हो गए, काफी तेज आवाज आ रही है मेरे पास, तो हो सकता है आपके पास धीरे आ रही हो या नहीं आ रही हो, मुझे तो काफी तेज सुनाई दे रहे हैं। किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई? तो क्या होगा सही उत्तर? 2010 हो जाएगा, 2010। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो मानव जो जनित कारण, मानव के द्वारा, तो कौन सा नहीं है? अल्प वर्षा नहीं है, तो ये हो जाएगा सही। बाकी तीनों है, नगरीकरण, भूमि उपयोग परिवर्तन, अतिचारण, तो अल्प वर्षा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नवलखा झील किस जिले में स्थित है? यह भी मेरा नोट्स में लिखाया हुआ है, कौन सा होगा इसका? सही उत्तर है बूंदी, नवलखा झील कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? अभी मैंने आपको कोपेन का ऊपर वाला दिखाया था, आपको कहा भी था बाड़मेर और झुंझुनू वाला आएगा, आगे भी एक और क्वेश्चन है, तो कोपेन के दो क्वेश्चन पूछे गए आपके इसमें, तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा सेकंड, BSHW, ये वाला हो जाएगा BSHW। तो क्या होगा इसका? ये सब आप पढ़ चुके हो, सही उत्तर होगा दौसा। छप्पन मैदान स्थित है कहाँ, कौन से भाग छप्पन मैदान? तो माही बेसिन का, ये हो जाएगा।
माही बैसिन। नेक्स्ट है, किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान वन है तो किस तरफ आपको दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, बांसवाड़ा। ए है सही उत्तर इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या होगा, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? पैलियोलिथिक टूल्स। तो बागोर, आहड़, भानगढ़, कालीबंगा। तो जब मैंने आपको ये राजस्थान के इतिहास में पढ़ाया था इनके बारे में, तो जो सबसे पहला पेज था उसमें उसमें केवल नाम नाम वाला बताया था कि देखो नाम ध्यान में रखना, कई बार नाम पूछता है वो, और वही चीज इसने पूछी है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये देखिएगा इस चार्ट में था पूरा पाषाण काल, ये लिख रखा है पैलियोलिथिक एरा, और यहां देखिएगा भानगढ़ अलवर, ये आ गया ये। और मध्य पाषाण के अंदर कौन आएगा? बागोर, जो फेमस है उसमें। और पूरा पाषाण में तो ये है भानगढ़। बाकी इसके अलावा ये दूसरे नाम भी लिखे हैं मैंने इसमें कई। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? भानगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें मिलान करना है, तो ये देख लीजिएगा इसमें सिंधी तालाब, सिंगी तालाब, तो ये नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, बिजकी पहाड़ी जयपुर और नगरी चित्तौड़। 4 3 1 2, तो थर्ड जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये वाला। तो ये हो गए सारे मिलान इसमें। देखिए एक नाम आता है तलवाड़ा, वो तो बांसवाड़ा की तरफ, और तिलवाड़ा ये है बाड़मेर। नेक्स्ट आता है, निम्न राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? तो अभी 4 ऑप्शन है, गेरवे रंग की मर्दभांड संस्कृति, काले और लाल रंग की मर्दभांड संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मर्दभांड संस्कृति और उतनी काली चमकीली मर्दभांड संस्कृति। तो लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर होगा थर्ड, चित्रित स्लेटी रंग की, या इसकी जगह धूसर भी लिखा जाता है, ग्रे धूसर। तो इसका ये है सही उत्तर, और ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है इसमें। हालांकि देखिए काले और लाल रंग वाला भी जो है तो वो भी कोई पूरी तरह से वो गलत नहीं है। जैसे नोहे की बात करें तो नोहे में ये भी है और ये भी है, लेकिन काले और लाल रंग के मर्दभांड कहीं और भी हमें मिलते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर जो है चित्रित स्लेटी रंग की मर्दभांड संस्कृति, तो इसका सही उत्तर है लोहे धातु वाला, इसलिए तीसरा इसमें सही उत्तर होगा। ये देखिए जो आपको नोट्स में पढ़ाया था मैंने, नोहे भरतपुर, तो लोहे युगीन सभ्यता और चित्रित धूसर मर्दभांड प्राप्त। तो इसलिए ये धूसर कह लीजिए या उसको स्लेटी कहिए या उसको ग्रे कहिए, वो एक ही चीज है वो। तो इसलिए इसका ये है। अब देखिए काले और लाल रंग के भी, तो ये हमें और जगह से भी मिलते हैं, लेकिन वहां लोहे युगीन के नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये सही उत्तर इसका है चित्रित धूसर मर्दभांड प्राप्त। तो ये हो गया लोहे युगीन सभ्यता का, और ये समय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको आसानी से कहीं मिलेगा नहीं, ऑथेंटिक पुस्तकें हो या गाइड हो, ये क्वेश्चन आसानी से नजर आने वाला है नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर है रंग महल, ये ध्यान में रखिएगा, रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में। तो ये सही उत्तर है इसका सेकंड वाला। गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो यह है छोटी सादड़ी, ये ध्यान में रखिएगा। छोटी सादड़ी में गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहां स्थित है? छोटी सादड़ी। नेक्स्ट है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? बहुत ही सिंपल और कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह आपको इसका उत्तर मिल जाएगा इजीली। वासुदेव है इसका, वासुदेव चौहान। जैन विजय स्तंभ कहां स्थित है? तो देखिए जो चित्तौड़ का किला है उसमें 2 स्तंभ है, एक तो विजय स्तंभ है जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हो आप, किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। यह है जैन विजय स्तंभ, यह है चित्तौड़गढ़ में। और ये दोनों ही मेरे बहुत अच्छे से देखे हुए। आप चित्तौड़ का किला जब देख के आइएगा, आपको क्या शानदार वहां जाकर के फील होगा, ऐसा जैसे कि मतलब कहाँ आप हो, इतना अच्छा लगेगा वहां जाकर के। तो आपको ये जो विजय स्तंभ भी देखने को मिलेगा और ये वाला भी जैन विजय स्तंभ भी देखने को मिलेगा। तो जैन विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़ में। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें मिलान करना है, एक तरफ संत दूसरी तरफ जाति पूछी है। तो अब देखिए सबसे पहले जसनाथ जी, तो जसनाथ जी क्या थे? जाट थे।
और अनुयायी देखिए ज्यादातर ये मैंने आपको लिखाया हुआ तक ये लिखाया तक है कि इनके अधिकतर जो अनुयायी हैं वो जाट थे। तो आप जो वो अग्नि नृत्य वगैरह सब देखते हो जो जिसको क्या कहते हैं, धुना कहते हैं, अंगारे होते हैं उनके ऊपर नाचते हैं वो सब। तो जसनाथ जी के अनुयायी थे, तो जसनाथ जी जाट थे। ए का सेकंड केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का सेकंड है। तो जब आप इसमें भी 100% श्योर हो तो आप आगे किसी में देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। बाकी और देख लो, 4 1 3, तो सेकंड का क्या हो जाएगा, 4, रजब जी 1, बखना 3। तो जसनाथ जी जाट थे, लालदास जी मेव थे, मैंने मेव संप्रदाय आपको पढ़ाया है। रजब जी तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था वहां पे शादी हो रही थी, शादी के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कौन मिल गए, संत दादू। तो उनके उपदेश जब रजब जी ने सुने तो शादी वादी का जो मन में ख्याल था वो छोड़ दिया और उसी दूल्हे के भेष में रहे आजीवन। और अपने गुरु के लिए इतनी भक्ति थी इनमें कि जब दादू जी का देहांत हुआ तब रजब जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी कि जो आंखें मेरे गुरु को देखती थी वो जब मेरे गुरु ही नहीं रहे तो इन आंखों का क्या काम। तो ऐसे ऐसे शिष्य भी हुए हैं। और बखना का हो जाएगा 82। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आप देख लीजिए, जो भी मिलान करने वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा, 90% क्वेश्चन में पहले एक ऑप्शन भी अगर आपको ढंग से आता है, बाकी आपके सब आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खातोली युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये वाला सही है। खातोली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर स्थित कहां, यहां नहीं है ये, मेवाड़ मारवाड़ नहीं है। खातोली कोटा की तरफ आप जाएंगे तो वहां मिलेगा। मेवाड़ मारवाड़ तो इस तरफ रह गया, पश्चिम की तरफ, तो ये वाला गलत हो गया। सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था और इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, तो ये बिल्कुल सही बात है। तीसरा भी सही है, फोर्थ भी सही है, तो सेकंड जो है वो गलत हो गया। तो सेकंड है इसका सही उत्तर। तो ये 50 क्वेश्चन है। और इस एओ के पेपर में मेरे जो राजस्थान जीके के कोर्स जिन विद्यार्थियों ने ले रखा है उनमें एओ के भी विद्यार्थी थे, एग्रीकल्चर ऑफिसर के, और सबका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। क्योंकि मैंने उसमें भी, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये तो कम से कम आपको अच्छे से टिप्स पे होना चाहिए। और ये है तो आप 41 42 क्वेश्चन इसमें सही करके आते हो, आप बहुत जबरदस्त स्थिति में हो। किसी के 50 में से अगर 35 क्वेश्चन भी इस पेपर में सही है तो भी वो बहुत अच्छा स्कोर किया उसने, तो आपके 41 42 बहुत आराम से आ सकते हैं। भाई कुछ 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं, वो किसी किताब में किसी आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वो बहुत ज्यादा फिर गहराई में पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो फिर इस तरह से पूछ सकते हैं, बाकी नॉर्मल नहीं। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप जब 80% 85% क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं एक नोट से पढ़ करके। बाकी आप गाइड वगैरह पढ़ लीजिए साथ में, एक गाइड और का बोला था मैंने कि एक गाइड भी साथ में देखते रहना, कोई बचा कुचा फैक्ट हो तो जिन विद्यार्थियों ने भी ये पेपर देखा हो बहुत अच्छी बात, आप देख लीजिए कितना अच्छे से। और इसी तरह के पेपर आपके भविष्य में आने वाले हैं। जो राजस्थान जीके के विद्यार्थी हैं, आपके रीट में राजस्थान जीके ऐड हो गया है। तो आपको इन 50 में से कितने आते थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे से कोई आंसर जो सही में कुछ और स्लिप हो गया हो, या मुझे ध्यान नहीं रहा, बोलते टाइम कुछ निकल गया हो, या जैसे मान लो कोई आपको पता है कि नहीं इसका ये बेहतरीन उत्तर हो सकता है और इस पुस्तक में ये लिख रखा है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। केवल तुक्का नहीं लगाना कि नहीं सर इस वाला तो ये होना चाहिए। भाई आपके पास कोई प्रूफ हो, कोई सोर्स हो, कोई प्रमाण हो जिसके बल पर आप कह रहे हो तो जरूर कहिएगा, नहीं तो नहीं। तो मेरी ओर से यही उत्तर है जो मैंने आपको बताए। तो इस पेपर में जो जिस विद्यार्थी के 35 क्वेश्चन बचते हैं कर करा के नेगेटिव भी, वो विद्यार्थी बहुत अच्छे स्कोर में है, बहुत अच्छा प्रदर्शन है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।